हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपके सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज लेकर आई थी, जिसमें आप लोगों को 2011 से लेकर 2016 तक का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दिया गया है। 2016 में दो बार एग्जाम हुआ था, एक फरवरी में, एक सितंबर का। तो दोनों का आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया है मैंने। 2017 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो इसलिए आज की क्लास में मैं आप लोगों को सीडीपी का 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊँगी। आप लोग तैयारी अच्छे से करिए क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम को, सितंबर में होने वाला है, इसलिए अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो लेट्स क्रैक इट ऑफिशियल के नाम से है, उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सभी क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी अभी तक क्लासेस हुई हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की शानदार क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट समाजीकरण, ऑप्शन सेकंड संस्कृति, ऑप्शन थर्ड ट्यूशन, ऑप्शन फोर्थ मीडिया। तो जो बच्चे हैं वो मीडिया समाज एवं जो संस्कृति है उसके बीच क्या होता है कि लिंग के द्वारा पहचाने जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। लेकिन जो ट्यूशन है उसमें क्या होता है कि सभी को विद्यार्थी समझा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ऑप्शन फर्स्ट उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ऑप्शन सेकंड परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन थर्ड वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, ऑप्शन फोर्थ वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जो मानकीकृत परीक्षण की आलोचना है उनमें से क्या है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन फर्स्ट बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ऑप्शन सेकंड पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ऑप्शन थर्ड प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन फोर्थ बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सबसे पहले ये देखेंगे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया किसने था। देखिए, जो बहुबुद्धि है उसका सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। ठीक है, जो पहली दो होती है इनके अनुसार क्या है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की। पहली दो को इन्होंने बताया है कि जो रुकिए, पहली दो बुद्धि को इन्होंने बताया कि स्कूल से संबंधित होती है, मतलब स्कूलों को विशेष महत्व दिया जाता है पहली दो बुद्धि में। ठीक है, और जो तीसरी बुद्धि है, चौथी पांचवी, थर्ड फोर्थ फाइव, नेक्स्ट थ्री को कह रहे हैं कि ये जो होती है वो कला से जुड़ी होती है, मतलब आर्ट से। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जो 6-7 है, जो लास्ट की दो होती हैं, वो कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत बुद्धि होती है। कौन सी? व्यक्तिगत बुद्धि होती है। ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि। तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती है, जिसको इन्होंने डिवाइड किया है कि पहली दो बुद्धि में स्कूलों को महत्व दिया जाता है, नेक्स्ट 3 में कला को, और जो नेक्स्ट 2 है उसमें क्या किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से होती है।
ठीक है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन सेकंड आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ऑप्शन थर्ड है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल की पूर्ति करने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ऑप्शन फोर्थ क्या है? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग क्यों होता है? बच्चों की जो प्रगति है और उपलब्धि स्तर उसको जानने के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन सेकंड यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। ऑप्शन थर्ड यह बच्चों को धीमे खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ऑप्शन फोर्थ इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उससे क्या मतलब होता है कि जो छात्र हैं उनके विद्यालय आधारित मूल्यांकन की वह प्रणाली होती है जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूछा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या संबंधित नहीं है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग भी है ये और विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है और भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो है उनके द्वारा अनिवार्य किया गया है। लेकिन क्या संबंधित नहीं है? बच्चों को धीमे खराब या बुद्धिमान के चिन्हित बुद्धिमान जो है उनके रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ये नहीं है। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। ऑप्शन फर्स्ट एक संसाधन समृद्ध वातावरण। ऑप्शन सेकंड सफल माता पिता। ऑप्शन थर्ड एक अनुशासित दिनचर्या। ऑप्शन फोर्थ है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो बच्चों में प्रतिभाशालीता किसके कारण हो सकती है? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होती है। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन फर्स्ट उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन सेकंड उनके भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सके। ऑप्शन थर्ड बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ऑप्शन फोर्थ उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन फर्स्ट उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन सेकंड उनके प्रति स्नेही होने के संदर्भ पर। ऑप्शन थर्ड उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। ऑप्शन फोर्थ है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, अधिगम के वैकल्पिक तरीके की पेशकश। ऑप्शन सेकंड, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। ऑप्शन थर्ड, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ऑप्शन फोर्थ, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है। जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होती है, वो एक ऐसी मतलब अवस्था होती है जो बच्चे के समान व्यक्तित्व जो होती है उसको काफी हद तक प्रभावित करती है। ठीक है, तो किसी भी चीज के अधिगम के लिए खंडवार विधि अपनानी पड़ती है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ऑप्शन फर्स्ट डिसलेक्सिक हैं, ऑप्शन सेकंड सृजनात्मक हैं, ऑप्शन थर्ड प्रत्यास्थी हैं, ऑप्शन फोर्थ विकलांग हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो अलग अलग सोच पैटर्न वाले बच्चे किसकी पहचान करते हैं, वे सृजनात्मक हैं। ऑप्शन सेकंड। वो क्या करते हैं? अलग अलग सोच वाले यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, अलग अलग सोच का मतलब क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो वो क्या है? सृजनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन सेकंड, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। ऑप्शन थर्ड, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन फोर्थ, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन थर्ड, अभिसरण उत्तर में प्रश्न पूछना। पूछा है कि देखिए, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें भी पता चले आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पूछा था ना कि समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन फर्स्ट डर, ऑप्शन सेकंड ध्यान, ऑप्शन थर्ड उत्तेजना, ऑप्शन फोर्थ है स्मृति। करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? संवेग क्या है? डर। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन सेकंड, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। ऑप्शन थर्ड, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन फोर्थ, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन फर्स्ट, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन थर्ड, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन फोर्थ, कक्षा में उन्हें कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका
अनुशासन को बनाए रखना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। आराम के लिए एक जगह बनाना जहां बच्चे जो हैं वो संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन फर्स्ट, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन सेकंड, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। ऑप्शन थर्ड, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। ऑप्शन फोर्थ है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चे की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो समृद्ध शिक्षा को कौन सी क्लासरूम जो है कक्षा प्रोत्साहित कर रही है? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि वाले कोने हों और विभिन्न प्रकार के जो बाल साहित्य हैं वो शेल्फ में रखी हों, जो किसी भी समय प्राप्त की जा सके। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन फर्स्ट, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन सेकंड, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता-पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑप्शन थर्ड, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ऑप्शन फोर्थ, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? पाठ क्लासरूम में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा क्या वर्णन कर रहा है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और समृद्ध सामग्री में से एक है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? ऑप्शन फर्स्ट व्यवहारवाद, ऑप्शन सेकंड रचनावाद, ऑप्शन थर्ड संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ है मानवतावाद। करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? एनसीएफ 2005 जो है उसने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? रचनावाद से। रचनावाद से मतलब क्या है? जैसे ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है, ना कि पढ़ाई को रटने तक ही सीमित नहीं करना है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? ऑप्शन फर्स्ट, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ऑप्शन सेकंड, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। ऑप्शन थर्ड, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन फोर्थ, वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल में आते हैं। करेक्ट क्या हो जाएगा? वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो क्लासरूम में क्या समझा जाएगा? बच्चों को प्रेरित। ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को ज्ञान एक दूसरों के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ क्या है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरों के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं,
अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन फर्स्ट, चुप्पी साधे रहने के लिए। ऑप्शन सेकंड, शिक्षकों को निर्देश देने में। ऑप्शन थर्ड, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद कराने में। ऑप्शन फोर्थ है, बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो वो किस प्रकार की मदद कर रहा है? जो बच्चे हैं उनको अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सेकंड, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन थर्ड, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन फोर्थ है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण जो होते हैं, उसके बारे में क्या सत्य है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ जो होते हैं वो पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बच्चे में क्या होता है ना कि प्रतिभाशालीता जो होती है वो आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होती है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो होता है दोनों उनके बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ पहलू में क्या होता है, विकास विकास जब होता है बच्चे का, तो कुछ पहलू में आनुवांशिकता अधिक प्रभावित होती है और कुछ में पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकंड, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन थर्ड, बच्चे अपने पर्यावरण पर अनुक्रिया करते हैं। ऑप्शन फोर्थ, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये प्याजे ने नहीं कहा है। ठीक है। वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है तो उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है। वैसे क्या होता है, उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। तो बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग खुद ही कर लेते हैं और अपने आसपास के पर्यावरण पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये प्याजे ने नहीं कहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन सेकंड, अहमन्यता। ऑप्शन थर्ड, अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन फोर्थ है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? पूछा है कि एक सीमा नहीं है, तो प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन फर्स्ट, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन सेकंड, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन थर्ड, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो पूछा है कि मत किसके अलावा निम्नलिखित कारणों में से जो खेल युवा बच्चे हैं उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मतलब कौन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, ये बताना है। तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन फर्स्ट, सही जवाब क्या है? ऑप्शन सेकंड, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ऑप्शन थर्ड, विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? ऑप्शन फोर्थ है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग कब होगी? कह रहा है ना कि बच्चा जो है वो गंभीर रूप से कब सोचेगा? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसको कहते हैं, ठीक है? यह एक समस्या के समाधान से संबंधित प्रक्रिया होती है, जिसके जिसमें क्या होता है, किसी एक समस्या के अनेक समाधान होते हैं। तो क्या होगा? विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। गंभीर रूप से सोचने का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन फर्स्ट, थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। ऑप्शन सेकंड, व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। ऑप्शन थर्ड, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। ऑप्शन फोर्थ है करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा क्या वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं को जीवन है? ऑप्शन फर्स्ट, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। ऑप्शन सेकंड, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन थर्ड, जीवन सच्चा शिक्षक है। ऑप्शन फोर्थ है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, यह सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन सेकंड, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन थर्ड, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। ऑप्शन फोर्थ, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, पाया है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। कोहल वर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन फर्स्ट, यह विकासात्मक चरणों को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन सेकंड, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड, उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है। ऑप्शन फोर्थ, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या है। देखिए, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि निकटवर्ती विकास का किसने दिया है। जेड पीडी की बात हो रही है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये किसने दिया है? बता देती हूँ मैं, वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या होता है कि बच्चे को उस स्तर तक मतलब मदद की जाती है जो कार्य वह अपनी जेड पीडी जो होती है, एक दायरा होता है जो बच्चा बिना किसी की सहायता से और जितना उसको आता है मतलब सहायता उसके बीच के
जो दायरा होता है उसी को जेडपीडी कहते हैं। मतलब जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए साइकिल चला रहा है बच्चा, तो कोई उसके फादर हैं मान लीजिए पीछे साइकिल को पकड़े हैं, तो जितना देर वो पकड़े हैं थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ दिया, तो वो जो दायरा है फिर अपने आप ही वो चलाने लगा, उसी को क्या कहते हैं जेडपीडी। ठीक है? मतलब टेम्परेरी हेल्प दी जाती है इसके अंदर, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर। तो ये क्या संदर्भित करता है कि जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। ठीक है? जब उसको थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता है तो वो कार्य को कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व ऑप्शन फर्स्ट में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन सेकंड में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। ऑप्शन थर्ड समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं का पालन करता है। ऑप्शन फोर्थ है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो होता है, ऐसे इंसान जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों लिंग हो, उसी को कहते हैं। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? उभयलिंगी व्यक्तित्व में क्या होता है? आम तौर पर माने गए पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों का समायोजन होता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।